हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंचाई परियोजनाएं एंड ये अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में भी दिया हुआ है इसको। तो सबसे पहले देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजनाएं। और ये परियोजना जो है वो संयुक्त है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान की। तो ये इम्पोर्टेंट भी है साथ में। और सबसे पहले देखें कि राजस्थान की हिस्सेदारी इसके अंदर है 15.22%। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने को दो रिवर याद करनी है, एक तो व्यास एंड एक सतलज। व्यास और सतलज जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हरीके जो है हरीके बराज से आईजीएनपी निकाली गई है अपनी, ठीक है। और वहीं सतलज के ऊपर दो बांध बनाए गए हैं, एक तो भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। तो भाखड़ा तो आ गया क्योंकि ये दोनों की मतलब बॉर्डर लगती है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जो नागल बांध है वो कहाँ आ गया आपका पंजाब के अंदर। तो इनको याद कर लेना है, इन्हीं का ही खेल होगा सारा आगे। हिमाचल में बना हुआ है ये जो आपका देख रहे हो भाखड़ा बांध है, वो हिमाचल पर बना हुआ है। और इसको राजस्थान की हिस्सेदारी मैंने बताई दिया 15.22% है। हिमाचल की भाखड़ा में कोई हिस्सेदारी नहीं है, बना हुआ तो यही है पर इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और इसके जो सबसे पहले जो विचार आया था वो सर लुइस डेन के अंदर 1908 में मतलब आया कि यहाँ पे ऐसे डैम बनना चाहिए। और इस परियोजना की जो शुरुआत है वो मार्च 1948 में हुई थी। इसकी कुल लागत जो टोटल इसके अंदर एक्सपेंसिव जो भी था वो 236 करोड़ आया था। इतना तो नहीं पूछेगा पर कोई ना, बुक में दे रखा है तो ठीक है। अब देखो भाखड़ा व नांगल दोनों सतलज पे बने हैं। अब देख ही रहे होगे ये सतलज रिवर है तो दोनों के दोनों यहाँ पे है, तो दोनों के दोनों कहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे सतलज पे, भाखड़ा भी और नांगल भी। और अगर आपको ये पूछ ले कि आईजीएनपी जो हरीके बराज से निकाली गई है तो ये सतलज और व्यास जहाँ पे मिलती है वहाँ से निकाली गई है, ठीक है। इसको भी ध्यान में लिखना है। इसके बाद में भाखड़ा, जो भाखड़ा है वो बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे ये बना हुआ है। और इसका जो आधारशिला है वो नेहरू जी ने रखी थी, कब, 17 नवंबर 1955 को रखी है, ठीक है। इसकी हाइट है वो 222.55 मीटर है। लेंथ अगर इसकी देखिए तो 518.16 किलोमीटर। अगर विड्थ जो चौड़ाई है वो कितनी है, 9.14 मीटर। और इसमें भारत का ये दूसरा ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा अगर देखे जाए ना हाइट 222.55 मीटर है। और पहला अगर पूछ लिया जाए तो टिहरी बांध है, ठीक है। ये उत्तराखंड में बना हुआ है भागीरथी नदी पे। ये कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 260 मीटर है, ये भी याद रख लेना है। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका भाखड़ा ये बिलासपुर वाला है। और फर्स्ट आपका कौन सा है, टिहरी बांध जो उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है भागीरथी नदी के ऊपर, ठीक है। इसके जो इंजीनियर है वो थे हार्वे स्लाके, ठीक है। सबसे पहले थॉट किसके अंदर आया था बनाने का, सर लुइस डेन के अंदर आया था, पर इंजीनियर इंपॉर्टेंट है तो ये हार्ले स्लॉकेम है। और ये जो बन के है अक्टूबर 1962 में तैयार हो जाता है, ठीक है। इसका इतना ही है, इतना याद रखो, इंपॉर्टेंट है। फिर है गोविंद सागर झील, भाखड़ा बांध के पीछे जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये कृत्रिम जो झील है ना, जो मतलब आर्टिफिशियल लेक है वो है। तो ये गोविंद सागर मतलब एक ऐसे भरा रहता है जैसे अपने तालाब होता है ना, उस तरह से बनाया हुआ है स्ट्रक्चर। तो ये इसको गोविंद सागर नाम दिया गया, गोविंद सागर झील। और ये भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई है भाई। इंदिरा सागर बांध ये मध्य प्रदेश के अंदर है। नर्मदा पर सबसे ज़्यादा जल संग्रहण कैचमेंट एरिया वो इसी का ही है, ठीक है। इंदिरा सागर जो बांध है मध्य प्रदेश के अंदर जो बना हुआ है ना उसके अंदर, तो नर्मदा के ऊपर है, सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया इसी का ही है। और फिर है नेहरू ने भाखड़ा को चमत्कारी विराट वस्तु भी कहा था, ये भी आपको याद रखना है। अब इंदिरा में इसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ से आईजीएनपी निकाली गई है, तो यहीं मतलब अगर पूछ लिया जाए कि इंदिरा सागर बांध कहाँ है तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको याद रखना है डैम से रिलेटेड, क्योंकि ये नर्मदा मध्य प्रदेश में ही तो है सबसे ज़्यादा एरिया इसका, इस वजह से। और ये कैचमेंट एरिया के लिए है। कैचमेंट एरिया भी तो देखा जाता है, एक भराव क्षमता होता है, एक जल संग्रहण, एक तो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, और एक जल संग्रहण कितना है, मतलब कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, तो उस तरह से कैचमेंट एरिया। तो वो सबसे ज़्यादा इंदिरा सागर बांध का है, इसमें लंबाई ऊंचाई में नहीं, ये कैचमेंट एरिया के से रिलेटेड है। इसके बाद में विद्युत उत्पादन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1397 मेगावाट है, इसका देख लेना है इस परियोजना के अंदर जितना भी हो रहा है उसमें। और फिर आती है नागल बांध। नागल बांध में रोपड़ पंजाब के अंदर है, ऊंचाई 29 मीटर है, लंबाई इसकी 340.8 मीटर है, ठीक है। निर्माण हुआ था इसका 1952 में, दो नहरें निकाली गई है इससे। निर्माण से ज़्यादा ये एक तो विद्युत उत्पादन कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको पूछ लेता है ज़्यादातर तो।
अब निर्माण हुआ है, इससे दो नहरें निकाली गई है, बिस्त दोआब नहर है एक, तो एक भाखड़ा नहर, इन दोनों को याद रखना है। बिस्त दोआब नहर, दोआब ज़्यादातर मतलब पंजाब के लिए वर्ड यूज होता है, क्योंकि दो नदियों का इस तरह से बीच में जो होता है ना, उसको बोलते हैं दोआब है। ठीक है, दोआबा एरिया भी है, वो भी पंजाब के अंदर है। तो ये जो पंजाब के लिए इरिगेशन अवेलेबल करवाएगा, इसको राजस्थान से नहीं है इतना। फिर आती है भाखड़ा, तो भाखड़ा का पानी तो यहाँ पे नॉर्थ तक किया जाता है, तो ये देखने को मिलेगा। इसमें जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान को ये सिंचाई देता है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1954 में, ये बनकर तैयार हो गई थी। हनुमानगढ़ को सर्वाधिक लाभ है भाखड़ा नहर से, देख लेना भी इसमें। इसके अलावा गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर में भी है, शेखावाटी क्षेत्र में है भाखड़ा का, तो सारे ये इधर जैसे बादरा हो गए, नूर हो गए, यहाँ पे भाखड़ा का पानी आ रहा है। तो देख लो, उधर थोड़ा थोड़ा उधर भी जा रहा है, जैसे आपके अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर में थोड़ी पीने के लिए मतलब, बट सर्वाधिक हनुमानगढ़ को ही होगा। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में भी है इधर, चूरू झुंझुनू के साइड में। और ये इसका जो एरिया है वो 2.3 लाख हेक्टेयर, ये याद रखना, एरिया याद कर लेना एक। फिर आया 1959 में भाखड़ा नांगल समझौता हुआ है, और इसमें क्या है 15.22% जो हिस्सेदारी है वो किसकी रखी गई है, राजस्थान की रखी गई है। वो ऊपर भी दिया हुआ है ना 15.22, वहीं से याद कर सकते हो। तो वो हर चीज़ में है, जैसे अब विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें भी 15.22 ही मिलेगा। तो कुल अगर हो रहा है 1532 मेगावाट, तो अपने को मिल रहा है 233 मेगावाट इसके अंदर। ठीक है, और जो पूरा वाटर है उसमें 2.3 लाख हेक्टेयर। हिमाचल का हिस्सा केवल जल विद्युत के उत्पादन में ही है, चंडीगढ़ व दिल्ली को इसमें पेयजल की आपूर्ति हो जाती है भाखड़ा नहर से। तो भाखड़ा से याद कर लेना है भी कितना, 2.3 लाख हेक्टेयर इसके अंदर सिंचाई से है रिलेटेड। और इसमें जो भी मतलब कुल विद्युत उत्पादन है 1532 मेगावाट हो रहा है, और उसमें से 233 मेगावाट किसको मिल रहा है, राजस्थान को मिल रहा है, इतना याद रखना है इसको। और भाखड़ा नहर से फिर हिमाचल प्रदेश का कोई हिस्सा है ही नहीं, केवल जल विद्युत के उत्पादन में ही है, और चंडीगढ़ दिल्ली को इसमें भी पेयजल आपूर्ति भी से होती है। ये यहाँ पे इतनी भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आएगा व्यास परियोजना। व्यास किस किस की है, राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है, दोनों को देखेंगे। प्रथम में तो पंडोह बांध बनता है, द्वितीय में पोंग बांध बनता है। तो प्रथम जो फर्स्ट टाइम पंडोह बांध बनेगा वो पंडोह मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये भी व्यास नदी के ऊपर बनेगा। ठीक है, राजस्थान की हिस्सेदारी इसके अंदर 20% है, याद रखना है। ठीक है, द्वितीय बनेगा पोंग बांध, पोंग कांगड़ा, ये भी कांगड़ा कहाँ पे आपका, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, इसमें राजस्थान का हिस्सा है 59 यानी 59% है, ये भी याद रखना है। नोट लगा के लिखा हुआ है कि आईजीएनपी को शीतकाल में जल की आपूर्ति करता है। तो ये आईजीएनपी अपनी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है देख लो, यहाँ से। ठीक है, ये निकल रही है ना। तो यहाँ पे अगर देख लो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाले से इधर ये बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा मतलब पानी की आपूर्ति या जब भी करनी होती है तो ये कर देता है। ये जो अपना पोंग डैम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है ना, तो ये करेगा। ठीक है, और ये व्यास नदी के ऊपर है, ये भी याद रखना है। फिर इसके बाद में इराडी आयोग बनता है 1986 के अंदर। इसमें राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी दिया गया है। इस आयोग के तहत 1986 में बना गया था, राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी मतलब 8.6 MF इतना पानी है वो प्रोवाइड किया गया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद कर लेना है। एंड ये मिलियन एकड़ फीट इस तरह से है MF का फुल फॉर्म। फिर है रावी व्यास विवाद, सिंधु जल संधि हुई थी 19 सितंबर 1960 को। तो और उसके बाद में जिसमें रावी व्यास और सतलज नदियों का पूरा पानी कौन यूज़ कर सकता है, आपका भारत, इंडिया यूज़ कर सकता है तीनों नदियों का, रावी का, व्यास का और सतलज का। ये भी याद रखना है कि रावी, व्यास और रावी व आ रहा है, व के बाद में व्यास लगा देना है, और सह लास्ट में आ रहा है तो सतलज, ऐसे लिख लेना कि रावी, और व के बाद में वी से स्टार्ट कर दो व्यास, एंड उसमें से आई के बाद में सतलज। तो तीनों की हिस्सेदारी से पूरा का पूरा कंप्लीट पानी कौन यूज करेगा, आपका ये भारत यूज करेगा। अब इसके बाद में देखते हैं सेकंड, इसमें देखो सबसे पहले चंबल नदी, ये इसमें राज्य देखेंगे तो मतलब सबसे पहले राजस्थान का 50% हिस्सेदारी है इसमें, और यहाँ पे मध्य प्रदेश की है 50% हिस्सेदारी। और चंबल में ये शुरुआत की गई थी 1953 और 54 के अंदर।
3 चरणों में कंप्लीट होती है। तो प्रथम चरण जो है वो देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें बना था गांधी सागर डैम, ठीक है। ये मंदसौर एमपी के अंदर बना था। कुल विद्युत उत्पादन इसका 115 मेगावाट है और इसका उद्घाटन किया गया था 1960 में नेहरू जी के द्वारा। फिर जो दूसरा है वो कोटा बिराज डैम बनता है, 1960 में बनता है। ये भी राजस्थान में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है कोटा बिराज का है। विद्युत उत्पादन इससे नहीं होता है। पूछा जा सकता है कि कौन से विद्युत उत्पादन नहीं होता है, तो कोटा बिराज से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये पूछ लिया जाता है मतलब लास्ट के एग्जाम में भी, कहाँ पे है, कौन सी पे है, रिवर पे है, इस तरह से। या फिर मेगावाट पूछ लिया जाता है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर द्वितीय चरण में देखो, जो इनका सेकंड ऑपरेशन होता है उनमें 1962 से यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको इस वजह से। तो ये राणा प्रताप सागर रावत भाटा के अंदर जो है बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो तृतीय है वो बना हुआ है 1970 से 72 के अंदर। यहाँ पे 72 है, 70 से 72 के अंदर। इतना तो नहीं पूछेगा, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना इसमें से। फिर गांधी सागर देख लिया। फिर सेकंड में देखेंगे तो राणा प्रताप सागर जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, ये फरवरी 1970 में पूरा हो जाता है आपके 1970 के अंदर। और राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता अगर देखें तो वाटर जो होल्डिंग इसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, 113 किलोमीटर स्क्वायर है। और इससे 172 मेगावाट है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। ये जो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन जरूरी है, यही पूछता है। और इसमें तैरता हुआ पंप भी लगाया गया है किसके अंदर, आपके जो राणा प्रताप सागर है रावत भाटा के अंदर, इसके अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। फिर आता है जवाहर सागर, बोरावास कोटा के अंदर है, 1972 के अंदर ये बना है, ठीक है। और 99 मेगावाट 33 मेगावाट की यूनिट यहाँ पे स्थापित की गई थी। कोटा डैम पिकअप डैम भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे वापिस शुरू करते हैं। इनमें जो चंबल नदी, राजस्थान की जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, तो इसमें 50% एमपी का है, 50 राजस्थान का हमने देख लिया। लेकिन इसका लाभान्वित जिला तो सबसे ज़्यादा कोटा ही है, फिर 12 बूंदी है। और 4.5 लाख हेक्टेयर में इसकी सिंचाई होती है, ये भी याद रखना है। राजस्थान में कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना कनाडा के सहयोग से यहाँ पे बनाई गई थी। अब ये सारी चीज़ें देख ली। अब देख लेते हैं इनकी लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है। चंबल की लिफ्ट नहरें हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो देख लो। तो पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये कहाँ पे, सीधा ही पूछ लेता है कभी कभी तो कि पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। और इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये कहाँ पे है, कसेड़ गाँव करौली के अंदर है। और राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है वो भी यही है, ठीक है। 125 मीटर ऊंचाई है। करौली एंड सवाई माधोपुर को ये सिंचाई देनी है, ये भी याद रखना है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, तो कसेड़ गाँव करौली के अंदर है। और राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है वो भी यही है, 125 मीटर इसकी जो है पूरी की पूरी है जो लंबाई है वो। और जो करौली और सवाई माधोपुर को, क्योंकि ये दोनों ही बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ पे ये करौली सवाई माधोपुर के अंदर, और 125 मीटर लंबी है, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद में धौलपुर लिफ्ट परियोजना सागरवाड़ा धौलपुर के अंदर है। 22 सितंबर 2017 को इसका शिलान्यास किया गया था। 22 दिसंबर 2017 को शिलान्यास किया गया था। और ये चंबल से 6.54 क्यूसेक पानी अक्टूबर से मार्च तक प्रत्येक माह के लिए लिफ्ट कर धौलपुर जिले के 256 गाँव के 29,980 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के लिए मतलब बनाई गई थी। और यहाँ के शोभिता के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर है। मतलब यहाँ पे क्या है, जितनी भी सिंचाई होगी ना वहाँ पे या तो ड्रिप लगाना पड़ेगा आपको, या फिर जो भी स्प्रिंकलर वगैरह है, फुहारा वगैरह है, तो उसका ही यूज़ करके कर सकते हो। ड्रिप इरीगेशन का यही मतलब है, ठीक है। तो चंबल के ऊपर ही है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतने ही पूछेगा कि धौलपुर लिफ्ट परियोजना कहाँ पे है, तो सागरवाड़ा धौलपुर में है। और शिलान्यास वगैरह अगर बहुत ही डीपली पूछे तो पूछ सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं पहुँचेगा। पर ये देख लेना है कि यहाँ पे जो ड्रिप इरीगेशन है उसी सिंचाई की जाती है। फिर है जो कालातीर लिफ्ट परियोजना है, ये भी धौलपुर के अंदर है अपनी। ये 7 जून 2023 को इसका शिलान्यास किया गया था। यह परियोजना पार्वती व राम सागर बांध से धौलपुर जिले के 483 गाँवों को और 3 शहरों कहाँ पे, बांडी, बसेड़ी व सरमथुरा के पेयजल को भाग को पूरा करने के लिए यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। इस मतलब योजना को लाया गया था कालातीर लिफ्ट परियोजना, ये भी धौलपुर के अंदर है। और शिलान्यास अगर पूछे तो पूछ ले। और ये पार्वती राम सागर ये नहीं सोच लेना है कि इसमें नहीं है, ये चंबल का ही पार्ट है, ठीक है, चंबल नदी के लिए।
और बाद में है राजाड़ परियोजना। ये चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रिवर वगैरह ज़्यादा इरिगेशन होगी तो वहाँ पे तो ऑलरेडी जहाँ पे जिप्सम की कोई पट्टी वगैरह पाई जाती है तो इतना फिर वाटर यूज एफिशिएंसी सॉइल की रहती नहीं है, और उस वजह से वहाँ पे सेम की जो भी है वाटर लॉगिंग कंडीशन आपको देखने को मिली जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे समाधान करने के लिए क्या 1993 में जो शुरुआत की गई थी कनाडा के शोग से। तो ये भी है राजाड़ परियोजना किससे संबंधित है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेम की समस्या से निपटारा करने के लिए 1993 में शुरुआत की गई थी कनाडा के शोग से। नोट देख लो एक बार। चंबल सिंचाई परियोजना में सर्वाधिक सिंचाई कौन सी जिले को है, बूंदी जिले को। फिर माही पजास सागर परियोजना, यहाँ पे जो बांसवाड़ा के अंदर है ये भी आपको ध्यान रखना है कि माही पजास सागर परियोजना कहाँ पे है, पूछ ले डायरेक्ट, तो बांसवाड़ा में। राज्य देखें तो राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% है, क्योंकि अब बांसवाड़ा इधर जो ये गुजरात का ही तो ज़्यादा विटल रोल पले रहेगा इसके अंदर। निर्माण किया गया था 1972 में। 100% विद्युत जो इसके है, जो जितने भी मेगावाट बनेगी ये राजस्थान को दी जाएगी, ठीक है। ये भी 2 चरणों में कंप्लीट होगी, ठीक है। प्रथम चरण देखें तो माही पजास सागर, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में डैम बनाया जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये 3109 मीटर का। फिर अप्रैल 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा ये क्या है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। अभी इसको काम में लो। अब केज कल्चर योजना, यहाँ पे क्या 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए गए हैं मछली पकड़ने के लिए, तो ये भी याद रखना है। माही से विद्युत उत्पादन कितना होता है, 140 मेगावाट। माही से 140 मेगावाट, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती है और तो कुछ भी नहीं। और इसका सर्वाधिक लाभ तो फिर ये तो इधर का सेकंड वाली योजना देखेंगे अभी इसके अंदर। और फिर उसके अंदर द्वितीय जो चरण आएगा उसके अंदर आपका ये वाले डैम बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम चरण तो ये हो गया आपका, और द्वितीय में कडाना डैम बन गया, कडाना बांध रामपुरा गाँव माहीसागर, ये जो गुजरात के अंदर। इसमें 100% जो लागत है वो गुजरात की है, लाभ भी लगभग गुजरात को ही जाता है कडाना वाले का। फिर कागती पीको बांध जो बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है, इसमें बाई नहर है, आनंदीपुर भूखिया नहर 26 किलोमीटर की है, डूंगरपुर में सिंचाई करती है। दाई नहर में भिखाबाई सागवाड़ा नहर 125 किलोमीटर, ये भी डूंगरपुर में सिंचाई करती है, ठीक है। तो कागती पीको बांसवाड़ा वाली है, पर नहरें देखो डूंगरपुर में सिंचाई कर रही है। और ये आनंदीपुर भूखिया, ये पूछ भी ली जाए क्या पता, थोड़ा सा ध्यान रखना इनको। पर सर्वाधिक जो लाभ है वो बांसवाड़ा को मिलता है, सेकंड में डूंगरपुर को। पीपलखुट हाई लेवल केनाल परियोजना वो प्रतापगढ़ में 3 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ की गई थी, और 2 अक्टूबर 2026 को इसे बोला जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगी। ये करंट से रिलेटेड थोड़ा सा है, पर पीपलखुट हाई लेवल केनाल परियोजना से पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो प्रतापगढ़ से है, और 3 अक्टूबर 2023 को। तो 2023 या 26 में है, तो करंट में क्या पता, पूछ ले। माही अपर हाई लेवल केनाल परियोजना ये 22 मई 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी, और 21 नवंबर 2026 तक इसको क्या है कंप्लीट होने की फिर प्रेडिकेशन कर रहे हैं कि अब तक हो जाएगी। और यहाँ पे सैंडल बांध है वो बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में अब चलते हैं आगे। अब नहर परियोजनाएं में देखो, वृहद परियोजनाएं, नर्मदा नहर परियोजना, तो सरदार सरोवर परियोजना के तहत भी देख सकते हैं इसके अंदर कि सरदार सरोवर परियोजना के तहत नहर मारवाड़ की मतलब जीवन रेखा भी बोलते हैं। तो नर्मदा नहर परियोजना को क्या बोलेंगे, मारवाड़ की जीवन रेखा। लूनी नदी को भी मारवाड़ की जीवन रेखा बोलते हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। और ये जो संयुक्त परियोजना है किस किस की है, गुजरात की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की। गुजरात का 16% हिस्सा है, राजस्थान को केवल वाटर अवेलेबल होता है इससे, महाराष्ट्र का 27% है, मध्य प्रदेश को 57%। राजस्थान को पानी मिलता है इसका 0.50 MAF, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 0.50 MAF। इसके बाद में नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर। 56 किलोमीटर सांचौर में है, 9 किलोमीटर आपकी बाड़मेर में हो गई ना पूरी 74। नर्मदा की कुल लंबाई है वो 532 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी, सिल्लू गांव जालोर के अंदर प्रवेश हुआ था इसका 27 मार्च 2008 को, ये भी देखना है। सिल्लू गांव में भव्य नर्मदेश्वर धाम की स्थापना की गई है, ये याद रखो तो रख लो वरना नहीं। और यहाँ पे जो है माइक्रो इरिगेशन स्प्रिंकलर जो भी ड्रिप है सिंचाई की जाती है, पूर्णतः की जाती है नर्मदा नहर परियोजना के अंदर। और यहाँ पे देखो जालोर और बाड़मेर के 1541 गाँव को पेयजल मिलता है यहाँ पे। मार्च 2024 से तक मतलब 233 गाँव की 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि में फुहारा पद्धति सिंचाई उपलब्ध यहाँ पे हुई थी। वित्तीय स्वीकृति कितनी है, 3124 करोड़ है इसकी।
नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण कब बना था? 1779 में, 1979 के अंदर। इनकी 3 लिफ्ट नहरें हैं, सभी दाईं ओर है। सांचौर लिफ्ट नहर, बादरेड़ा और पनोरिया, ये कहाँ पे सारी दाईं हैं। वितरिकाएँ हैं वाक, जेसला, भाटकी, बालेरा, इसरोल, रातोड़ा, केरिया, गांधो, मोनकी व भीमगुड़ा, सभी बाईं ओर है। ये इतना मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा। अब देखो गंगा नहर भारत की प्रथम सिंचाई परियोजना है। ये प्रथम पक्की नहर भी पूछ ले तो भी गंगा नहर ही है। सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? कर्नल डाइस के 1885 के अंदर। आधारशिला किसने रखी थी? 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह के द्वारा रखी गई थी। इनको आधुनिक भारतीय राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। 1927 में ये कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और उसेनेवाली से यहाँ से निकाला गया था इसको। और जल प्रवाह 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा इसमें वाटर है जो यहाँ पे प्रवाह कर दिया था, छोड़ दिया था इरिगेशन के लिए। और इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा गया था। कब? 26 अक्टूबर 1927 को। और यहाँ पे जल प्रवाह किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। अब गंगानगर पानी का शिवपुरी, गंगानगर, पद्मपुर, रायसेनगर, अनूपगढ़ तथा स्वरूपसर जो है वहाँ तक जाता है। लाभान्वित सब सारा जिला जो है गंगानगर ही है, क्योंकि गंगानगर, पद्मपुर, रायसेनगर, अनूपगढ़ किसके? इसी के तो पार्ट है ना गंगानगर के। तो यहाँ तक सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो गंगानगर को ही मिल रहा है। इसकी शाखाएँ हैं करणी जी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण जी, इसके क्या है? शाखाएँ हैं। पानी है वो 1.44 MAF है इसके अंदर जो आता है। और इसका जो आधुनिकीकरण कार्य है वो 2000 से 2008 तक हुआ था। इसको बनाने हेतु सतलज समझौता कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 के अंदर। यहाँ पे व्यास और सतलज है, और यहाँ पे हरिकेबरा से अपनी आइजिन पे निकली है, और यहाँ हुसैनावाली है, और हुसैनावाली से कौन सी? गंगा नहर निकाली गई है। इन दोनों को मतलब गंगा नहर लिंक चैनल परियोजना किसके लिए? IGNP और गंगा नहर को जोड़ने के लिए यहाँ पे गंगा नहर लिंक चैनल बनाया गया था। इसका निर्माण हुआ था 1984 में। ये कहाँ कहाँ तक है? ये लोहागढ़ हरियाणा से लेकर साधुवाली जो गंगानगर है वहाँ तक है। इसकी लंबाई जो है ये पूरी की पूरी जो लंबाई है 76 किलोमीटर है। ठीक है, देख लेना है। तो इधर ही IGNP का यहाँ से हरियाणा से आ रही है, तो हरियाणा से आ गई लोहागढ़, एंड यहाँ पे गंगानगर में साधुवाली तक। तो ये इतनी यहाँ पे लिंक बनाया गया है, इसके अंदर जोड़ने का काम करेगी। जो गंगानगर की लंबाई है वो 129 किलोमीटर है। पंजाब और राजस्थान में देख ले, पंजाब में 112, राजस्थान में 17 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करिए? खक्का गंगानगर के अंदर। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है शिवपुरी हेड गंगानगर के अंदर ही। गंगानगर की वितरकाओं की कुल लंबाई है वो 1280 किलोमीटर है। इतना याद करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान की मरुगंगा भी बोलते हैं इसको, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा, कुछ भी बोल दो, सारे इसी के नाम है। एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है ये। ठीक है, एशिया की। और इसके सबसे पहले जो परिकल्पना है वो गंगा सिंह ने की थी। सार्थक कदम जो शार्दुल सिंह के मतलब उठाए थे इसके लिए, क्योंकि परिकल्पना इमेजिनेशन गंगा सिंह की थी। बाद में जो भी काम करवाया था वो शार्दुल सिंह ने किया था। इंजीनियर थे वो कंवर सेन थे। मुख्य सिंचाई अभियंता भी थे इनके। बीकानेर राज्य की पानी की आवश्यकता ये रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी 29 अक्टूबर 1948 को इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, और इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है शायद तक। इसके बाद में जो शिलान्यास हुआ है वो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत जो केंद्रीय होम मिनिस्टर जो गृह मंत्री थे उस टाइम में, गोविंद वल्लभ इसके उनके ऊपर GB पंत जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी बनाई गई है। तो इनके द्वारा किया गया था शिलान्यास 31 मार्च 1958 को। और उद्घाटन अगर बात करें तो 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति थे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने किया था सबसे पहले रावसर शाखा में पानी छोड़कर। और रावसर शाखा जो एकमात्र इनकी क्या है, बाई शाखा भी है, आगे ये भी देखना है। अब वापस देखो कि व्यास और सतलज यहाँ पे मिलके हरीके से यहाँ पे क्या निकल रही है, अपनी इंदिरा गांधी निकल रही है। ठीक है, और यहाँ तक मसीतावाली तक कौन सी है? हरीके से मसीतावाली तक फीडर नहर भी बनाई गई है इसके अंदर। तो IGNP की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर है, जिसमें फीडर नहर जो 204 किलोमीटर है। अब इनको देखो कि पंजाब के अंदर 150 किलोमीटर है, हरियाणा में 19 किलोमीटर, राजस्थान में 35 किलोमीटर की है। फीडर से कोई वितरिका नहीं निकली हुई। यहाँ पे आपको कोई दिख रही है? कोई भी वितरिका नहीं है इधर इधर पानी ले जाने के लिए। मुख्य नहर 445 किलोमीटर है, फीडर है 204, और कुल टोटल कितनी होगी? 649 किलोमीटर। और यहाँ तक मसीतावाली तक से शुरू हो जाती है फिर आगे। ठीक है, अब देखो इसकी शाखाएं देख लेते हैं। टोटल 9 शाखाएं हैं। सूरतगढ़ शाखा,
गंगानगर अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ शाखा अनूपगढ़ बीकानेर, पूगल शाखा बीकानेर, दांतोड़ शाखा बीकानेर, बिशुलपुर शाखा बीकानेर, चाणवाला शाखा बीकानेर, फलोदी जैसलमेर, शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर में, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर के अंदर, रावसर शाखा एकमात्र है जो बाई है, बाई तरफ है, इसीलिए इसको याद भी रखना है। ठीक है, तो रावसर शाखा हनुमानगढ़ आईजीएनपी की एकमात्र बाई शाखा आईजीएनपी की। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है, इसी को ध्यान में रखना है। और इसका नाम परिवर्तन जो चेंज किया गया था 2 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद के अंदर इंदिरा गांधी मतलब नहर कर दिया था। नहर की वितरकों की कुल लंबाई है वो क्या कितनी है, 9413 किलोमीटर है। लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई है 1521 किलोमीटर है, सभी बाईं तरफ है इनकी, देख लिया आपने लिफ्ट नहरों को। और आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर के मंडल का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं आप बीकानेर या फिर हनुमानगढ़ में कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। मस्तिष्क जो अपना डेजर्टिफिकेशन है हो रहा है, इसके लिए प्रसार को रोकने के लिए आईजीएनपी के किनारों पे हरित पट्टिका जो भी ग्रीनरी का विकास किया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बाद में एक और रह गई, अब इनकी लिफ्ट नहरें देख लें। इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लिफ्ट नहरों में से, जिनके पुराने नाम भी पूछ लिए जाते हैं, नए भी पूछ लिए जाएंगे, और इनको सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिले भी पूछे जा सकते हैं, पर नाम जरूर याद रखना, नाम ही पूछे जाएंगे ज़्यादातर। तो नौहर साहवा लिफ्ट नहर है, नया नाम कौन सा है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ठीक है, इसमें लाभान्वित जिले कौन से, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। और झुंझुनू को केवल पीने के लिए पानी देते हैं इनको। ठीक है, इसमें सिंचाई नहीं होती झुंझुनू के अंदर। और इसके बाद में बीकानेर लुनकनसर कंवर सेन लिफ्ट नहर, ये गंगानगर बीकानेर के अंदर है। आईजीएनपी की सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर है और सबसे बड़ी भी यही है, लंबाई इसी की ज़्यादा है 151 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ लें भी इनकी वितरिकाओं के साथ में जो सहायक नहरों के साथ में सबसे ज़्यादा लंबाई अगर पूछे तो नौहर साहवा की है, बट आपसे इतना ही पूछेगा कि सबसे लंबी कौन सी है, तो आपको सिर्फ यही कर देनी है, बीकानेर लुनकनसर। ठीक है, जिसको कंवर सेन लिफ्ट नहर बोलते हैं। गजनेर लिफ्ट नहर, ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, ये कहाँ पे है आपकी, बीकानेर और नागौर के अंदर। और इसके अंदर क्या है, नागौर को केवल पेयजल ही मिलेगा, इसके पीने का पानी यहाँ पे अवेलेबल होगा नागौर के अंदर। कौन सी से, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से। फिर है बांगड़सर लिफ्ट नहर, ये वीर तेजाजी लिफ्ट नहर भी बोलते हैं, बेरुदान सलानी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बीकानेर के अंदर है और आईजीएनपी की सबसे छोटी है। कौन सी है सबसे छोटी, बांगड़सर लिफ्ट नहर या वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ठीक है, फिर कोलायत लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, ये बीकानेर फलोदी के अंदर है, फिर लाभान्वित होता है यहाँ से। फिर फलोदी लिफ्ट नहर, इसमें गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर भी बोलते हैं, ये भी फलोदी बीकानेर के अंदर है। फिर इसके बाद में आपके पोकर्ण लिफ्ट नहर, तो इसको जयन्याण व्यास लिफ्ट नहर बोलते हैं, ये भी जैसलमेर फलोदी के अंदर लाभान्वित होगा इसके सबसे ज़्यादा। फिर बख्तुल्ला खां, ये सबसे नई है, इसको बाबा रामदेव भी बोलते हैं, और ये मोहनगढ़ जैसलमेर सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित होते हैं। इनके ये नाम और ये नाम ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेने, और ज़्यादा नहीं देखना। इसके बाद में नहर के अंतिम छोर मोहनगढ़ से 2 बड़ी उपशाखाएं निकाली गई है, कौन सी, लीलवा व दिघा। जो लाठी सीरीज जहाँ पे जैसलमेर में सेवन घासें पाई जाती है उसी को बोलते हैं, को जलापूर्ति करते हैं। 12 जिले लाभान्वित है, 6 को सिंचाई व पेयजल मिलेगा, 6 को ओनली पेयजल ही मिलता है। ठीक है, तो सिंचाई व पेयजल वाले देखें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। और जिनमें केवल पीने का पानी मिलता है वो कौन से है, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू और सीकर। ये भी देख लेना है थोड़े से। इसके बाद में राजीव गांधी शीतमुख व नहर सिंचाई परियोजना, नहर में सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य समझौते के तहत इसका निर्माण किया गया था, शिलान्यास किया गया था बिरानी गांव में, हनुमानगढ़ के अंदर 5 अक्टूबर 1989 में। किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। फिर लोकार्पण 2002 में सोनिया गांधी के द्वारा बिरानी में ही किया गया है। इस परियोजना में भाखड़ा नांगर के हेड वर्कर से जल लाया गया है, सतलज व्यास के अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसका उपयोग करने के लिए, तो इसका निर्माण किया गया था। तो लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, भादरा में नॉर्थ तहसील है। फिर चूरू का जो तारानगर और राजगढ़ वाला एरिया है वहाँ पे सुविधा दी जाती है। ठीक है, राजगढ़ को दुलपुर कहते हैं। और वित्तीय सहायता, यह परियोजना यूरोपियन आर्थिक समुदाय सहायता से भारत द्वारा
परमाणु परीक्षण जो अपना किया गया तो 1998 में फिर बंद कर दी थी परमाणु परीक्षण के द्वारा, क्योंकि ये फिर वो नाटो वगैरह वाली कंट्री है अभी जो वॉर चल रहा है इसी के तहत तो चल रहा है, क्योंकि अगर इनकी कोई बातें नहीं माननी तो ये अपना जो भी सहयोग करते हैं वो बंद कर देते हैं देना, क्योंकि इनको फिर बहुत ज़्यादा डर रहता है कि एटम बम वगैरह ना बना ले कोई कंट्री। और इसके बाद में 30 जून 1999 को नाबार्ड द्वारा इसका आर्थिक शो दिया गया था, और इसका क्षेत्र जो है वो 1.11 लाख हेक्टेयर है। इसके अंदर पानी जो सिंचित होता है उससे, तो इसको भी याद रखना है। अब आगे लास्ट में भरतपुर नहर परियोजना, ये संयुक्त है किस किस की, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के अंदर और समाप्त कब हो गया था 1964 में। इसका उद्गम होता है यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर, पश्चिमी यमुना नहर से होता है, ठीक है। लंबाई 28 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर यूपी में है, 12 किलोमीटर राजस्थान में है। केवल डिंग जिले के 8500 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। गुड़गांव नहर ये किस किस के संयुक्त है, राजस्थान और हरियाणा, क्योंकि गुड़गांव है ही हरियाणा में और राजस्थान में। हम अगर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का कोई ना कोई तो पार्ट उसमें होगा ही ना, तो दोनों का ही है, ठीक है। वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर कर दिया गया इसका। इसका जो कार्य 1966 से 85 तक चला था। फिर कुल लंबाई इसकी 53 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में प्रवेश जुरेरा कामाडिंग से ये करती है। इस नहर में अजान बांध व घना पक्षी विहार जो है वहाँ पे इसकी क्या है जलापूर्ति करने के लिए काम आएगी ये। जो पूछा जा सकता है कि अजान बांध जो अजान डैम है घना पक्षी विहार को ये गुड़गांव नहर है जलापूर्ति करती है। 1994 के यमुना जल बंटवारे के तहत यमुना जल में राजस्थान का हिस्सा 11.9 करोड़ ये इतना मीटर है रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेना है और इसके साथ में ये कंप्लीट हो जाता है। एंड थैंक यू।